जय हिंद बच्चों। हम जुड़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अगले लेक्चर के साथ। लेक्चर नंबर 12 ये है सक्रिय ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने में इसका बहुत महत्व है। आप समझ लीजिए, कोई भी मुझे रिएक्टेंट बनाना है, कोई भी मुझे उत्पाद बनाना है, रिएक्शन हम कराएंगे, रिएक्शन में जो कारक होंगे वो आपस में क्रिया करेंगे, क्रिया करके वो क्रिया फलक देंगे। ये एक अभिक्रिया का प्रोसेस है। हमारे क्रिया कारक हैं, क्रिया कारक आपस में टक्कर करते हैं, कोलिजियन करते हैं, कोलिजियन करके थोड़ी अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं, तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उनको मिल जाती है, तो फिर वो प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। वास्तव में यहाँ पर केवल एक बात ये समझने की है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का अपना मतलब क्या है। हमारे प्रोडक्ट बनने के लिए एक निश्चित एनर्जी किसी भी रिएक्टेंट ग्रुप को चाहिए। वो एनर्जी अगर उनके पास नहीं है तो प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे। इसका मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको हम एनर्जी थ्रेशोल्ड बोलेंगे। और रिएक्टेंट के पास कोई एक्स ऊर्जा है, अगर वो ऊर्जा हम नहीं बढ़ा पाते, थ्रेशोल्ड तक नहीं आती है, तो फिर वो हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आइए जरा प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। इसको तो अभी देख लेंगे कि क्या है, इसका मतलब क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए किसी भी, इसको रुपए के फॉर्म में देखते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा। मान लीजिए किसी भी चीज को खरीदने के लिए मुझे 10 रुपए की जरूरत है, तो 10 रुपए हमारा होगा थ्रेशोल्ड। दिल्ली की जो वैल्यू हुई वो 10 रुपए हो गए। रुपए को हम एनर्जी के फॉर्म में देखेंगे। अब हमें जो मेरे पास जो है वो क्या है, 8.5 है, 8.5 रुपए मेरे पास है। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 10 की है, हमारे पास जो है वो 8.5 है। तो हमारी जो जरूरत है, जिसको हम सक्रिय कहेंगे, जिसमें हमें उत्साह आएगा, हम कोई चीज खरीद पाएंगे, उसकी वैल्यू उस समय क्या होगी, 1.5 होगी। मतलब अगर हम ऊर्जा को रुपए के रूप में देखें और हमारी जरूरत है टोटल 10 की और मेरे पास है कितना, 8.5 है, तो हमें जरूरत है 1.5 की। मतलब वहां पर मेरी जो रुपए के फॉर्म में जो एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या है, 1.5 रुपीज है। मतलब जैसे ही 1.5 रुपीज मुझे मिलेगा, आप समझिए वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगा और उसके मिलते ही हमारा काम हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप इस एग्जाम्पल से ये समझ गए होंगे कि सक्रियण का मतलब क्या है। अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मतलब हुआ कि मान लीजिए हमें कोई भी किलो जूल में हमें 10 किलो जूल की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास रिएक्टेंट के पास 8.5 किलो जूल एनर्जी है, तो हमारी सक्रिय ऊर्जा क्या होगी, 1.5 किलो जूल हो जाएगी। पूरी तरह समझ में आ गया होगा आपको। आइए जरा देखते हैं हमने क्या लिखा है। सक्रिय ऊर्जा है ऊर्जा अवरोध पार कर, ऊर्जा अवरोध, अवरोध के लिए मेरी एनर्जी क्या है, यहाँ पे 1.5 किलो जूल है। तो ऊर्जा अवरोध को पार कर उत्पाद बनाने हेतु देहली ऊर्जा से कम, देहली ऊर्जा ये है और उससे कम एनर्जी इसके पास है, देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा युक्त कारक अणुओं को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। क्लियर हो गया। हमें उत्पाद बनाना है, हमारी देहली ऊर्जा निश्चित है, हमारे पास रिएक्टेंट के पास ऊर्जा कम है, तो उतनी एनर्जी मिलते ही ये उत्पाद बना देंगे, क्रियाफलक बना देंगे। इसको जरा दूसरे रूप में देखें और समझने की कोशिश करें कि इन्हें ऊर्जा मिलेगी कहां से। हमारे पास मान लीजिए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं और वो आपस में क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम उनको थोड़ी एनर्जी देंगे, टेम्परेचर देंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो जाकर के रिएक्शन हो जाएगी। इसीलिए किसी अभिक्रिया के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, किसी के लिए प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, और हम सक्रिय ऊर्जा उनको जैसे मिलती है प्रोडक्ट में बदलते हैं। तो आइए जरा देख लें। ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद बनाने में देहली ऊर्जा से कम अभिकार के पास जो ऊर्जा है उसे हम अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है। सक्रिय ऊर्जा बराबर होगा देहली ऊर्जा, एनर्जी थ्रेशोल्ड, अभिकारक अणुओं की औसत ऊर्जा जो भी है, ई रिएक्टेंट। एग्जाम्पल आपको दिया कि मान लीजिए ई थ्रेशोल्ड की वैल्यू 10 किलो जूल है और ई रिएक्टेंट हमारे पास 8.5 किलो जूल है, तो बहुत सामान्य सी बात है 1.5 किलो जूल जो है हमारी क्या होगी,
एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हो जाएगी। आइए जरा इसको जरा देख लेते हैं। मान लीजिए ये होगा EA इक्वल टू ET माइनस ER, इसको एवरेज भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है एक, ये इक्वेशन इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन आपने लिख दिया, ये इक्वल टू ET माइनस ER एवरेज। आइए बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है आपके कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं। मेडिकल के 2 क्वेश्चन इसमें मैंने रखे हुए हैं, आप देखिए जरा सा, आपको जवाब मिलेगा इसका। मेडिकल में पूछे जाते हैं, जरा देखिए इसको। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान निश्चित होता है। ये बिल्कुल क्लियर है। कोई रिएक्शन है उसके लिए हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो हमेशा निश्चित होती है, डेफिनिट होती है। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान निश्चित होता है। ये पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप में। दूसरा है, मान लीजिए किसी भी अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान कम है। हमने मान लिया, ये सारे क्वेश्चन हैं, ध्यान रहे। मान लीजिए किसी अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान कम है, हम क्या करेंगे? कम अगर है तो बड़ी साफ बात है, इनके पास ई रिएक्टेंट एवरेज की जरूरत कम होगी। जैसे ही सक्रिय ऊर्जा का मान कम चाहिए होगा किसी भी अभिक्रिया में, तो ई रिएक्टेंट का जो मान है वो हमेशा उनको कम जरूरत होगी। कम जरूरत होगी तो बड़े आराम से रिएक्शन हो जाएगी। अगर बहुत आराम से रिएक्शन हो जाएगी तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अधिक होगा। बहुत साधारण सी बात है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। किसी अभिक्रिया के लिए जब सक्रिय ऊर्जा का मान कम होता है तो अधिक संख्या में अणु ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद बना सकते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं के वेग अधिक होते हैं। बिल्कुल क्लियर है आपको पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके लिए सक्रिय ऊर्जा का मान उच्च है। बहुत अभिक्रियाएं होंगी जिनमें हमेशा हमको हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी, हमारे पास नहीं है। रुपए के फॉर्म में देखें, मान लीजिए कोई बहुत महंगी गाड़ी खरीदनी है, मेरे पास 10 लाख है, गाड़ी के लिए चाहिए 40 लाख, 30 लाख हमको अरेंज करना है। आसान नहीं है। हम कभी कभी इरादा छोड़ देते हैं, कभी कभी नहीं लेते हैं। अर्थात वह अभिक्रियाएं जिनमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, या तो अभिक्रियाएं नहीं होंगी या फिर उनके वेग कम होंगे। बिल्कुल क्लियर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके लिए सक्रिय ऊर्जा का मान उच्च है, उनके वेग कम होते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू गो। तीव्र अभिक्रियाओं के लिए जो अभिक्रियाएं बहुत तेज होती हैं, उलट दिया मैंने प्रश्न को, तेज होती हैं, उनके लिए सक्रिय ऊर्जा का मान क्या होगा? कम होगा। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीव्र अभिक्रियाओं के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान कम होता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। मंद अभिक्रियाओं के लिए जो अभिक्रियाएं धीरे होती हैं, सक्रिय ऊर्जा का मान अधिक होता है। तो अपने पॉइंट्स देख लें आप। किसी रिएक्शन को होने के लिए सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता है, वो अभिक्रियाओं के लिए निश्चित होती है। जिनकी सक्रिय ऊर्जा कम होगी अभिक्रिया के लिए, उनका वेग ज्यादा होगा। इसीलिए तीव्र अभिक्रियाओं के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान कम होता है, मंद अभिक्रियाओं के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान ज्यादा होता है। इसको पूरी तरह से आप देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे ये आंसर्स हैं, कहीं पर कोई गलती ना हो। मैं बताने जा रहा हूं, एक रिएक्शन को दिखाने की कोशिश करूंगा, एक ग्राफ को दिखाने की कोशिश करूंगा, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि उस ग्राफ से हम ये जान पाएंगे कि किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनेगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे बनेगा। एक हम ग्राफ बना देंगे जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं आगे, इसमें देखते हैं। एक हम डायग्राम खींच देते हैं, डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये स्थिति क्या है। आइए इसको हम लिख देते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेशन।
आइए इस पर रिएक्शन हो रही है और यहां पर हम देख लेते हैं, इस पर एनर्जी लिख देते हैं। ये हो गया, एनर्जी हो गया। अब आइए हम देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा रिएक्टेंट है। चलिए थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे, हम थोड़ा मिटाएंगे, थोड़ा सा कुछ और करना चाहते हैं। ये कर देते हैं। ये हमारा रिएक्टेंट है। ये हमारा प्रोडक्ट है। अब हमारी एक एनर्जी यहां पर होगी, जरा देखें। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। मान लीजिए हमारा एक ऐसी एनर्जी हमको चाहिए जो एनर्जी थ्रेशोल्ड शो करेगा। ये हमारी एक कंडीशन है जहां पर कि हमें एनर्जी जो है, ये हमें एनर्जी यहां तक की चाहिए होती है। तो इसमें किसी कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो हमारी जो एनर्जी की कंडीशन है यहाँ पर ये क्या होगी, ई आर होगी। ये क्या है, ई पी होगी, प्रोडक्ट होगी। और ये हमारी जो एक एनर्जी कंडीशन है, ये यहाँ से जो हम ले रहे हैं, ये होगी हमारी इस केस में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और यहां से अगर देखें तो इसे हम मान लेते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यहां पर मान लीजिए। तो ये हमारा जो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। सॉरी 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 इसे हम E डैश लिखते हैं। तो हमारा जैसे रिएक्शन को हमें आगे ले जाना है तो इस एनर्जी से काम चल जाएगा, और रिएक्शन को पीछे ले जाना है तो इस रिएक्शन से काम चलेगा। आइए जरा रिएक्शन कोऑर्डिनेशन हम देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारा एक रिएक्शन है, रिएक्शन हमारा है E क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एक कंडीशन मिल जाएगी हमको। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड आगे की ओर जाएगी रिएक्शन। ये हमारा क्या है, ये डैश, यहां से एनर्जी यहां तक आएगी, इनको पीछे जाना है तो ये एनर्जी चाहिए। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। आइए जरा रिएक्शन कोऑर्डिनेशन हम देखने की कोशिश। मान लीजिए हम रिएक्टेंट ले लेते हैं ए बी प्लस सी। ये हमारा रिएक्शन है, ए बी प्लस सी रिएक्टेंट है। रिएक्शन को ये देखेंगे आगे और पीछे दोनों होगी। इस कंडीशन में हम जब जाएंगे तो क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेज होगा। ए डॉट डॉट बी डॉट डॉट सी, ये ट्रांजिशन स्टेज हमारी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यहां से रिएक्शन आगे जा रही है और यहां से पीछे भी आ सकती है। ये बनेगा ए प्लस बी सी।
अब ये बिल्कुल रिएक्शन कोऑर्डिनेशन समझ में आ रहा होगा। ये हमारा रिएक्टेंट है, जैसे ही ये ब्रेक होते हैं कोलिजन हो रहा है आगे, ये जैसे रिएक्शन आपका ये इनको मिल जाएगा इस पूरे ग्रुप को, ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, A प्लस BC में चेंज हो जाएंगे। इनको उतनी एनर्जी नहीं चाहिए होगी, यहाँ पर तुलना में कम चाहिए होगी, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो EA' थोड़ी सी इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि कुछ एनर्जी का यहाँ पर या तो लॉस हुआ, जो भी है। EP हमारा एनर्जी प्रोडक्ट है, एनर्जी रिएक्टेंट है। तो एनर्जी प्रोडक्ट इस समय जब उल्टी रिएक्शन होगी तो ये रिएक्टेंट की तरह काम करेगा। तो EA' और ये है, ये हमारा ग्राफ है, बहुत सिंपल ग्राफ है, आप इनको समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्रोडक्ट हमारा फिर चेंज हो जाता है किसमें, इस स्थिति में आएगा ट्रांजिशन स्टेज में, और ये आएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा, ये रिएक्टेंट हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन में, ये हो जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन में। तो इस कंडीशन में आप अगर देखेंगे तो ये जो है हमारी जो ये बेसिक स्टेज है, कौन सी स्टेज है, ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज, ट्रांजिशन स्टेट लिखिए आप। ये हमारे रिएक्टेंट है, ये हमारे प्रोडक्ट है। तो ग्राफ को समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारी रिएक्शन इधर हम दिखा रहे हैं, एनर्जी इधर दिखा रहे हैं। अब आप देखिए, नाउ द रिएक्टेंट इज AB प्लस C। दिस इज वेरी सिंपल। रिएक्टेंट है हमारा, इसको चाहिए कॉलिजन हो रहा है, इसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए, रिएक्टेंट को शिफ्ट होना है प्रोडक्ट में। E एनर्जी रिक्वायर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। इट विल गेट द एनर्जी, रिएक्टेंट विल शिफ्ट इनटू प्रोडक्ट। नाउ सी बैकवर्ड रिएक्शन। नाउ दिस विल बी द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, इसके पास एनर्जी कितनी चाहिए। नाउ यू सी E एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, इट विल शिफ्ट इनटू दिस। इफ एनर्जी इज देयर विद दिस, इट विल गो इनटू दिस। फॉरवर्ड रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, बैकवर्ड रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है। सक्रिय ऊर्जा आप पूरी तरह समझ गए हैं कि एक दहली ऊर्जा है, एनर्जी थ्रेशोल्ड है, वो रिक्वायर्ड है मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर वो इनके पास नहीं है, इनको अरेंज करना है टेम्परेचर से, प्रेशर से, कैटालिस्ट से भी एनर्जी इनको मिलती है। कैटालिस्ट में एनर्जी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसका प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपको आंसर्स हैं, कायदे से करिएगा। थियरी आपके पास है, ग्राफ आपके पास अवेलेबल है, इसको बिल्कुल देख लें। अब अगले लेक्चर के साथ हम जुड़ते हैं। धन्यवाद।